नमस्कार। एमएस ग्लोबल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अध्याय नंबर 2 का भाग 2। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, जैसा हमने आपसे कहा था कि अगला टेस्ट अध्याय नंबर 2 का होगा, इसलिए अध्याय नंबर 2 का ऑनलाइन टेस्ट देने वाले बच्चों को इस अध्याय के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप क्लिक करके अध्याय नंबर 2 का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अध्याय नंबर 2 का टेस्ट देने से पहले आप हमारे अध्याय नंबर 2 के दोनों वीडियो अच्छी तरह देख लें, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं और उसके बाद आप अध्याय नंबर 2 का टेस्ट दें। और इस टेस्ट में टॉप 10 आने वाले बच्चों के नाम हम अगले वीडियो में फिर से अनाउंस करेंगे, इसलिए पहले दोनों वीडियो को देखें, अपनी तैयारी करें और उसके बाद ये ऑनलाइन टेस्ट दें। टेस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? यानी एक स्वस्थ व्यक्ति होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई रक्त संबंधी बीमारी नहीं हो, तो उस व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा लगभग 5 लीटर। अगला सवाल, रक्त की पीएच कितनी होती है? देखिए, पीएच के बारे में आप अध्याय 5 में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय होता है, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है वो क्षारीय होता है, और जिसकी पीएच 7 ही होती है वो उदासीन होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि रक्त की पीएच कितनी होती है। तो इसका उत्तर होगा 7.4। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए, रक्त की पीएच 7.4 है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि रक्त कैसा पदार्थ होगा? हल्का क्षारीय होगा, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है और 7 से ऊपर होते ही वो क्षार हो जाता है, और 7.4 है, इसका मतलब क्षारीय तो है लेकिन हल्का क्षारीय है। तो रक्त की पीएच हुई 7.4। अगला सवाल, रक्त में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाओं के नाम बताइए। यानी हमारे खून के अंदर कौन कौन सी रक्त कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, कुछ इनको कोशिकाएं भी बोलते हैं, कुछ इनको कणिकाएं भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोशिकाएं कणिकाएं एक ही बात है, रक्त कणिकाएं बोल दो या रक्त कोशिकाएं बोल दो। तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली, लाल रक्त कोशिका, जिसको हम साधारण भाषा में आरबीसी कहते हैं। दूसरी, श्वेत रक्त कणिका, जिसको शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और तीसरी, बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं हमारे खून में पाई जाती हैं। इनके नाम आप याद रखें। अगला सवाल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मतलब आरबीसी कितने समय तक जीवित रहती है? तो इसका उत्तर हुआ 120 दिन। 120 दिन, जिसको आप महीनों में कन्वर्ट करें तो लगभग 4 महीने हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि 120 दिन। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए, हमने आरबीसी का जीवन काल देख लिया है, तो चलिए डब्ल्यूबीसी के जीवन काल भी देख लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका, उनका जीवन काल होता है, वो होता है 2 से 4 दिन तक। अब यहाँ भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किताबें आपको 1 से 3 दिखा देंगी, कुछ 2 से 5 दिखा देंगी, कुछ 2 से 4 दिखाएंगी। तो हमने एक एवरेज माना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हमें याद रखना चाहिए। लेकिन प्लेटलेट्स का अपने सिलेबस में है, वो पूछ सकते हैं। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है वो आप याद रखेंगे। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 10 दिन। यानी हमें तीनों का याद रखना है साधारण भाषा में, कि आरबीसी का होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स का होता है 10 दिन। यानी इतने समय में ये नष्ट होती जाएंगी और इनकी जगह नई बनती जाएंगी। अगला सवाल, आरबीसी का मुख्य कार्य बताइए। यानी खून के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है वो क्या काम करती है? तो इसका उत्तर होगा, ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। देखिए, हमें पता है कि आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर ऑक्सीजन को उसने फेफड़ों से एब्जॉर्ब कर लिया और पूरे शरीर को पहुंचा दिया। तो इस तरह से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक किसने पहुंचाया? सिंपल भाषा में कहें तो आरबीसी ने। तो आरबीसी का कार्य हो गया ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। अब जब आरबीसी का देख लिया है तो डब्ल्यूबीसी का भी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य यह है
कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। मतलब अगर कोई कीटाणु हमारे शरीर में चला जाए तो उस कीटाणु को WBC क्या करती है, मार देती है, नष्ट कर देती है। इससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है इन कीटाणुओं से। तो विज्ञान की भाषा में कहें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, ये WBC का कार्य है, यानी कीटाणु से लड़ने की ताकत देना। अब WBC का देख लिया तो बिम्बाणु का भी देख लेते हैं। तो बिम्बाणु यानी जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है उसको इस तरह से समझिए कि जब हमारे चोट लग जाती है तो हमारा खून लगातार बहता रहे, इसको रोकने के लिए हमारे खून के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि खून कुछ समय में ऑटोमेटिक वहाँ से जम जाता है, और जमने से क्या होता है, फिर खून नलिकाओं से बाहर नहीं आ पाता। इसे बोलते हैं रक्त का थक्का बनना, यानी खून का जम जाना। सिंपल भाषा में कहें, खून का जम जाना। तो इस तरह से खून का थक्का बनने से ज़्यादा खून नहीं बहता शरीर से। तो ये रक्त का थक्का जो बनता है इसमें मदद कौन करता है? बिम्बाणु करते हैं। तो बिम्बाणु का कार्य हो गया रक्त का थक्का बनने में मदद करना। अगला सवाल, विश्व में करीब कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH पॉजिटिव होता है? देखिए, हम साधारणतः सुनते हैं कि हमारा ब्लड A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, यानी कि जिसके अंदर RH पाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें RH नहीं होगा वो नेगेटिव होगा। फिलहाल हमें ये बताना है कि विश्व में कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH पॉजिटिव होता है? तो इसका उत्तर होगा 80%। तो 80% रक्त RH पॉजिटिव होता है, जबकि जो शेष 20% बच गया वो कौन सा हो जाएगा? RH नेगेटिव हो जाएगा। अगला सवाल, हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? यानी जो हमारा हार्ट गति करता है, हृदय गति करता है, धड़कता है, इसको धड़कने में कौन मदद कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा पेसमेकर। ये पेसमेकर हमारे हृदय के अंदर पाई जाने वाली ऐसी पेशियाँ होती हैं जो हृदय को धड़कने में मदद करती है। यानी अगर पेसमेकर नहीं हो तो हमारा हृदय धड़कना बंद कर देगा। तो आपको उत्तर याद रखना है, हृदय की गति को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला सवाल, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है? मतलब हमारे शरीर में जो रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक धमनी और दूसरी शिरा। देखिए, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हृदय के बारे में जब पूरी डिटेल से पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हृदय से एक नली तो रक्त को बाहर निकालती है, वो तो धमनी होती है, और एक नली ऐसी होती है जो रक्त को हृदय के अंदर लेकर जाती है, वो होती है शिरा। तो यहाँ रक्त नलियाँ कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, धमनी और शिराएं। अगला सवाल, धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? देखो, अभी हमने बात की थी कि हृदय में से रक्त जो है वो धमनियों से बाहर निकलता है। तो यहाँ आपको बताना है कि धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त। यानी धमनियों के अंदर जो रक्त बहेगा उसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई रहेगी, इसलिए हम उसको शुद्ध रक्त बोल देंगे। अब जब धमनियों की बात कर ली है तो शिराओं की बात भी कर लेते हैं कि शिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो देखिए, शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहेगा। मतलब अगर खून के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है तो हम उसको शुद्ध बोल रहे हैं, और जब खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है तो उसको क्या बोल रहे हैं? हम अशुद्ध बोल रहे हैं। तो धमनियों में तो हो गया ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त, और शिराओं में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त। क्लियर? अगला सवाल, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन होता है? उत्सर्जन तंत्र जो हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ आपको बताना है कि उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है। तो इसका उत्तर होगा वृक्क, यानी किडनी। किडनी हमारे उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है, क्योंकि किडनी ही हमारे खून को साफ करके उसमें से अशुद्ध पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। अगला सवाल, वृक्क नलिका की दीवारें किन कोशिकाओं की बनी होती है? वृक्क यानी किडनी, किडनी की जो नलिकाएं हैं अंदर से, वो किन कोशिकाओं से बनी होती है? उन कोशिका का नाम बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा घनाकार उपकला कोशिकाओं की। उपकला कोशिकाएं हैं जो घन के आकार की होती हैं, तो इनका नाम हो गया घनाकार उपकला कोशिकाएं। अगला सवाल, मादा योनि में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु।
ये जीवाणु क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, और लैक्टिक अम्ल से फिर क्या होता है, मादा योनि का जो भाग होता है वो अम्लीय बना रहता है, और अम्लीय होने के कारण कीटाणुओं से इनसे वहाँ की सुरक्षा होती है। तो इसलिए आपको याद रखना है, मादा योनि में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जिसकी वजह से योनि का जो भाग होता है वो अम्लीय प्रकृति का बना रहता है। अगला सवाल, मादा में शुक्राणु व अंडाणु का संयोजन क्या कहलाता है? मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो शुक्राणु व अंडाणु का जो संयोजन है उसका उत्तर होगा निषेचन, यानी शुक्राणु व अंडाणु का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अगला सवाल, मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मतलब शरीर के किस भाग में, जनन तंत्र के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? तो इसका उत्तर होगा अंडवाहिनी में। अब अंडवाहिनी इसका हिंदी नाम हो गया, इंग्लिश नाम होता है इसका फेलोपियन ट्यूब, जिसको अपन साधारण रूप से फेलोपियन नलिका भी कह सकते हैं। तो आपका उत्तर अगर अंडवाहिनी हो तो भी सही है, और फेलोपियन नलिका उत्तर हो तो भी सही है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो दोबारा देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आ सकता है। मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसका उत्तर होगा अंडवाहिनी में, यानी फेलोपियन नलिका में। और यहाँ आपको बता दें कि अंडवाहिनी में निषेचन होने के बाद में ये जो निषेचित अंडा है ये कहाँ चला जाता है, ये गर्भाशय में चला जाता है। अगला सवाल, कृंतक दांत क्या कार्य करते हैं? कृंतक दांत, जो बिल्कुल सामने के दांत होते हैं उनको कृंतक दांत बोला जाता है। तो ये क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर होगा भोजन को काटने व कुतरने का। जैसे कि खरगोश, खरगोश के जो सामने के दांत होते हैं वो कृंतक दांत ही होते हैं, और उनको वो किस काम में लेता है, काटने में, कुतरने में। चाहे चूहे का एग्जाम्पल याद रख लेना, खरगोश का याद रख लेना। ऐसे ही मनुष्य के भी जो सामने के दांत होते हैं उनको हम कृंतक ही बोलते हैं। तो हम उनको किस काम में लेते हैं, काटने में, कुतरने में। इसलिए उत्तर हो जाएगा काटने व कुतरने में। अगला सवाल, स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती है? स्वर यंत्र जो हमारे गले में पाया जाता है, और आपको बता दें कि स्वर यंत्र की वजह से ही हमारी अलग अलग प्रकार की आवाज़ गले से निकलती है। अगर स्वर यंत्र नहीं हो तो हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, केवल हवा निकलेगी। तो यहाँ आपको बताना है स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा 9 उपास्थि, यानी स्वर यंत्र 9 प्रकार की उपास्थि से बना होता है। ये आपको याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। तो दोस्तों ये थे अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां आप क्लिक करके इस अध्याय 2 का टेस्ट भी दे सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम उन टॉप 10 बच्चों के नाम भी अनाउंस करेंगे जो इस टेस्ट के अंदर टॉप पर रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।